तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ आप यहाँ डीवी मत कराना, वहाँ मत कराना। अपने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर कितनी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी बायोलॉजी वाले हो, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। आपको ऐसा कब लगा कि मुझे मतलब सेंटर छोड़कर उत्तराखंड की तरफ आना चाहिए? अच्छा, मैं उसी में मुझे मजा आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी है। लगता था कि मैं भी टॉप में आना चाहता था जी। आपने रैंक की तो मैंने सोची नहीं थी, मुझे इतना था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसा मतलब आपकी तैयारी कैसी रहती है कि आप इतनी सारी परीक्षाओं को निकाल लेते हैं? हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। तो मेरे साथ एक और नए मेहमान आज बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हम आपसे लगभग 3-4 टॉपरों को मिला चुके हैं। इसी की कड़ी में आगे चलते हुए आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। नए मेहमान का इंट्रोडक्शन वो खुद अपने आप देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है मुझे नहीं लगता है कि वो कोई परिचय का मोहताज होता है। तो आज हमारे साथ जो बैठे हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। माई टॉक शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरा नाम पंकज आड़ा है, मैं पौड़ी गढ़वाल के चाकसैंण तहसील के अंतर्गत आता हूँ। बेसिकली मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मेरी गांव से ही हुई। उसके बाद मेरा 10वीं मेरा गुरु राम राय पैठानी से हुआ और 12वीं मेरा GRR पौड़ी से हुआ। मतलब आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं? तो जब आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो शायद उत्तराखंड की परीक्षाएं तो हिंदी में होती हैं, है ना? हाँ। तो आपने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर कितनी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी इसमें? जब मैं शुरू में तैयारी में कॉलेज के आखिरी साल में तैयारियाँ, तो मैंने रेलवे NTPC MTS CHS इनकी तैयारी शुरू करी, क्योंकि मेरा वहाँ पे मैथ्स का वहाँ पे पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके कारण मैं वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पे मैंने 5-6 एग्जाम मैंने वहाँ पे दिए। सेंटर में मैंने एग्जाम दिए। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा? 12th में आपके पास साइंस थी? 12th में मेरा PCB था, मेरा बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट। बायोलॉजी वाले हो, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया जी। मतलब NTPC वगैरह, उसमें तो अच्छी खासी मैथ्स आती है। मैथ्स और रीजनिंग, वहाँ पे इंग्लिश भी आती है। अच्छा, इसलिए मैथ्स मेरा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फिर जब मेरा एग्जाम हुए नहीं, उसके बाद मैं ग्रुप C की तरफ आया। तो वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिली? मतलब सक्सेस नहीं मिली। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप पौड़ी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन हुई वो भी वहीं से हुई है। तो देहरादून आप स्पेशल तैयारी के लिए आए या फिर आपका मतलब यहाँ पर फैमिली वगैरह रहती है? जब मैं रेलवे या NTPC CHS इनकी तैयारी करता तब मैं ऑनलाइन भी तैयारी करता था। मतलब रूम पे बैठ के मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। उसके बाद जब मेरे से हुआ नहीं, फिर मैं देहरादून मूव हुआ 2020 में। शुरू में 2020 में यहाँ पे आया, तो मेरा दोस्त मेरे यहाँ पे रहता, तो उसने मेरे को कहा, तो मैं 2 महीने यहाँ पे आया, मैंने 2 महीने क्लासेस पढ़ी। फिर लॉकडाउन हो गया, तो पूरे साल में फिर घर से रहा। उसके बाद मैं प्रॉपर ग्रुप C में 2021 में आया, तो वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की। बहुत कम समय में आप यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँच गए। साथ ही साथ जब कॉलेज आपने देहरादून से किया कि कॉलेज मेरा पौड़ी से था? पौड़ी से कॉलेज किया, कैंपस पौड़ी से। तो कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से ही आपने तैयारी शुरू कर दी? कॉलेज के लास्ट सेम से। तो आपको ऐसा कब लगा कि मुझे मतलब सेंटर छोड़कर उत्तराखंड की तरफ आना चाहिए? क्योंकि दरअसल दोनों के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। 2019 में जब मैंने 4-5 SSC के एग्ज़ाम दे दिए थे, तो मेरा हुआ नहीं। तो उसी दौरान मेरा भाई आर्मी में सेलेक्ट हो गया, तो मेरे पर बहुत प्रेशर आ गया घर वालों को। फिर मेरे को लगा यहाँ पे हो नहीं रहा। फिर मैं 2020 के लॉकडाउन में जब फॉर्म आए BDO तब मैं तैयारी में आ गया था जी। उस पर हम अभी आगे आएंगे। भाई, आपने बताया जैसे कि आपका आर्मी में, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और बहन है छोटी, बाकी बड़ी बहनों की शादी हो गई है। शादी हो गई है। तो भाई जॉब आपके आर्मी में है? भाई मेरा चाचा का लड़का। ठीक, उससे आपको मतलब, तो जब आपने तैयारी 2019 में जब आपने बताया सेंटर की करी, तो सेंटर की तैयारी आपने पौड़ी में रहते हुए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं उत्तराखंड में, अभी तक मैं जितने लोगों से मिला या बातचीत करता हूँ, तो सभी लोग जो है ग्रुप C में फोकस्ड होते हैं। आपको कैसे लगा कि मुझे सेंटर की पहले करनी चाहिए? मेरा ये था कि जब उत्तराखंड में पहले से ये रहा कि एक कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको कंप्लीट होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। हाँ, ये एवरेज है। हाँ, तो इसलिए मैं पहले वहाँ पे गया था, तो मेरे से वहाँ पे हुआ नहीं जी। तो इस कारण मैं फिर ग्रुप C में मूव हुआ। जी, ग्रुप C में मूव हुए। तो जब आप तैयारी शुरू करी आपने, तो आपने माध्यम क्या चुना? मतलब कि एक हम देखते हैं अक्सर कोई कोचिंग लेता है, जैसे लास्ट टाइम हम देवेंद्र से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोचिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो आपने कैसे करी तैयारी? मुझे सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, मैं उसी में मुझे मजा आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी करी है। तो आप सेल्फ स्टडी आपने करी, तो देहरादून में आने के बाद माहौल कैसा रहा? मतलब एक होता है ना कि यहाँ पर हम देखते हैं तैयारी का माहौल। हाँ, एक होता कि जब हम घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, हमें मतलब कंपटीशन का पता नहीं लगता। जब मैं देहरादून में आया, तो जब मैं कोचिंग में आया, तो मैं पहली बार मैंने जब यहाँ पे पेपर दिया, जो टेस्ट सीरीज होते, तो मेरी रैंक आई थी 200 के आसपास। तो मुझे जब मैं देखता था ऊपर लोगों के नंबर बहुत ऊपर होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी टॉप में आना चाहता था जी। फिर मैंने वहीं से
अपना। मतलब आपने सीधा सीधा ये है कि कंपटीशन, आपकी ये बात बहुत सही लगी मुझे कहते हुए। देखो दरअसल होता क्या है कि हम लोग जब घर में तैयारी करते हैं तो आकलन नहीं हो पाता है खुद का, तो खुद के आकलन के लिए हमें जरूर, जाहिर सी बात है कि हमें एक भीड़ में जरूर जाना पड़ता है। तो जितने व्यूअर देख रहे हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। पंकज राणा अभी आगे बताएंगे इन्होंने कौन कौन से एग्जाम उत्तीर्ण करे हैं। फिलहाल आपने पिछली वीडियो को जो आपने देखा था उसको भी बहुत सारा प्यार दिया, इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को जरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दरअसल हमारा मकसद ही यही है कि उत्तराखंड के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ देहरादून ही नहीं, देखिए पंकज राणा पौड़ी से हैं, अभी हमारे साथ पिछली बार देवेंद्र आए थे, वो रुद्रप्रयाग से थे, तो ऐसे ही अलग अलग जगह से ग्रामीण इलाकों से जो छात्र अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, संघर्ष भरी उनकी कहानी रहती है, हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ उसे शेयर करें और अधिक से अधिक जो है लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। पंकज भाई, हाल ही में आपने जो परीक्षाएं हुई हैं, आप एक बार दर्शकों को बताएंगे कौन कौन सी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी है? सबसे पहले जब मेरा जो वीडियो कैंसिल हुआ था, मेरा सबसे पहले उसमें सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, कैंसिल वाले में जी। उसके बाद मेरा क्लर्क 746 में सिलेक्शन हुआ था जी। उसके बाद पटवारी जी, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड जी, उसके बाद ये जो वीडियो अभी हुआ उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो आपने बताया कि पिछले वीडियो में आपका सिलेक्शन हुआ था उतनी धांधली के बावजूद। जी जी। तो कैसा, मतलब आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करा? क्योंकि दरअसल हमने देखा था उस समय बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जो मेहनती है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको देखकर लग ही रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती रहे, इतनी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी है, तो कितना मेंटल प्रेशर रहा था आपके ऊपर एग्जाम कैंसिल होने के बाद? जब ये दौर चल रहा था कि परीक्षा कैंसिल होगी या नियुक्ति मिलेगी, तो मैंने सोच लिया था कि कुछ तो होगा इसमें, या कैंसिल होगी या ज्वाइनिंग होगी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो जिसका मुझे परिणाम पटवारी में मेरा अच्छा रिजल्ट रहा। जी। ये पटवारी आपने कहाँ से दिया? पटवारी का मेरा पौड़ी से था। अच्छा, पौड़ी से था, मतलब आप पौड़ी से ही, आप पौड़ी के ही पटवारी बनेंगे। तो कितनी रैंक रही आपकी? मेरी पटवारी में 6वीं रैंक है। 6वीं रैंक, बहुत अच्छी रैंक आपने मारी। तो रैंक के बारे में क्या ख्याल रहता है? जैसे पटवारी में हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टें थी, तो एक बहुत रिस्क भी था। जैसे पटवारी में बहुत ज़्यादा सीटें पौड़ी से ही थी, लेकिन कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर ज़्यादा था। तो जब आपकी रैंक 6 आई तो इसके लिए आप प्रिपेयर थे कैसे? मतलब आपने रैंक की तो मैंने सोची नहीं थी, मुझे इतना था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पौड़ी में सारी जनरल की सीटें थी, मेरा कैटेगरी इसलिए ओबीसी में था। मैं पहले कहीं और से सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही भरना सही रहेगा। जी। तो मतलब अब आप पौड़ी पटवारी बनेंगे। तो हाल ही में आपका स्नातक स्तरीय में भी हुआ है, जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं जब एक आपके जैसा इंसान या बहुत सारे जो हमारे साथ अभी तक आ चुके हैं 4-4, 5-5 एग्जाम निकाले हैं, तो कैसा, मतलब आपकी तैयारी कैसी रहती है कि आप इतनी सारी परीक्षाओं को निकाल लेते हैं? तैयारी का नॉर्मल ये रहता है, जैसे बेसिक बुकें होती है, या मेरा ये था कि मेरा टाइम टेबल रहता था। जब मैं शुरू में तैयारी में आया तो मेरा सबसे पहले रूटीन मतलब यही था कि टाइम टेबल के अनुसार मैं पढ़ता रहता था जी। दिन में जो भी होता था 5-6 घंटे, मतलब इतना नॉर्मल रहता था। वो पूरा टाइम टेबल के हिसाब से मेरा रहता था। तो आपकी इंस्पिरेशन होती है कि हमें यहाँ से देख के सीखना है। तैयारी के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे दोस्तों से हो, माँ बाप से हो। आपने कहीं से कुछ ऐसा चीज़ सीखी हो जो आपको हेल्पफुल लगी हो इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं। जब मैं कोचिंग में आया तो मैं प्रैक्टिस सेट मैंने ज्वाइन कर लिया था शुरू से ही, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो क्योंकि एजुकेशन में अंकित सर रहते थे, तो वो बहुत मोटिवेटेड करते थे। जब हमारी मार्क्स नहीं आती थी तो वो हमें एक करते थे कि हमें टारगेट देते थे, हफ्ते में एक टारगेट देते थे। किसी भी जैसे परीक्षावाणी का एक चैप्टर दे दिया या जीएस में दे दिया, तो उसके अनुसार हम पढ़ते रहते। अपना सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट किया था। कम से कम मैंने 4 से 5 बार हर चीज़ का रिवीजन किया था। रिवीजन बहुत मेन होता है इसमें। जी जी। तो पंकज भाई, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी सारी परीक्षाएं निकाल चुके हैं, तो फिलहाल दिमाग में आपका क्या चल रहा है? मतलब किस परीक्षा को आप ज्वाइन करना चाहेंगे? अभी तो मेरा पटवारी की ओर ज़्यादा रुझान है। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देवेंद्र की डाली थी, उन्होंने भी 4-5 परीक्षाएं निकाली हैं, तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ आप यहाँ डीवी मत कराना, वहाँ मत कराना। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जैसे मेरा पटवारी में होगा, मेरा 746 है, तो देखिए वहाँ पे अगर हो सके तो उसको छोड़ दें, किसी और का वहाँ पे हो जाए। मतलब आपकी सोच बहुत अच्छी है। देखिए, आप कह रहे थे जो टॉपर लोग होते हैं वो जानते हैं कि मेहनत क्या होती है, क्योंकि दरअसल ये भी आप लोगों जैसे इसी दौर से गुजरे हैं। कभी इनका भी एक एग्जाम नहीं निकला था, जैसा इन्होंने बताया। आज इतने निकलने के बावजूद ये सोच रहे हैं कि जहाँ पर इनका जो जाएंगे वहीं पर ये डीवी करवाएंगे, उसके अलावा ये डीवी शायद ना करवाएं या ज्वाइन ना करें। तो 746 आपने बताया कनिष्ठ में, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? कनिष्ठ में मुझे पौड़ी में टैक्स कलेक्टर की डिपार्टमेंट मिला है। तो बहुत अच्छी जॉब है टैक्स कलेक्टर। तो अब आपको डबल माइंडेड तो नहीं हो कहीं? नहीं, ऐसा नहीं, मेरा एक ही फोकस है, पटवारी में जाना। पटवारी फोकस है, क्योंकि दरअसल हम देखते हैं पटवारी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है गांव में। पटवारी अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है।
तो पंकज भाई, जब आपने सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि अभी तक हमारे साथ जो भी बच्चे आए उनकी जो बैकग्राउंड रहा है कहीं ना कहीं वो संस्थानों से जुड़े थे, तो आप अपने जो सेल्फ स्टडी के दौरान कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करते थे? वही मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले बताया कि सेल्फ स्टडी में ये होता कि मेरा पूरा टाइम टेबल रहता है। जैसे सुबह मेरा रहता था कि मतलब 2 घंटे मुझे रिवीजन करना है, जो चीज़ें मैंने पिछले दिन पढ़ी हैं सबसे पहले वो होता है कि 2 घंटे उसका रिवीजन करना है तो करना है डेली। उसके बाद अपना जो भी रूटीन होता है, पहले जितने जैसे हिंदी पढ़नी तो 2 घंटे दे दो, उत्तराखंड पढ़नी वहाँ पे भी 2 घंटे, GS का यही रहता था, मतलब रूटीन यही रहता था। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते थे तो आपने माध्यम मतलब किताबें से खुद से पढ़ा या यूट्यूब से पढ़ा, या मतलब कोई तो आपके गाइडेंस रही होगी ऐसी? जैसे उत्तराखंड के लिए तो नॉर्मल परीक्षा वाणी है, और भी जैसे अजय रावत बुकें होगी, और GS के लिए मैंने ज़्यादातर मैंने यूट्यूब से ही सहारा लिया है, यूट्यूब से। और नॉर्मल जो बुकें होती है GS के लिए बेसिक बुकें वही पढ़ी है। तो आप मतलब मैंने अक्सर देखा है बच्चे बोल जाते हैं यहाँ पर कि अजय रावत पढ़ी या फिर परीक्षा वाणी पढ़ी। देखो परीक्षा वाणी तो ग्रंथ है, आपको पढ़ना पड़ता है, वो तो एकदम बेसिक किताब है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि शायद आप अजय रावत नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स कुछ भी बोल देते हैं, ये तो अलग इनकी स्ट्रेटेजी होती है। तो आप एक सामान्य मैसेज, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे आपको देख के इंस्पायर होंगे, शायद आपके पौड़ी में आपको देख रहे हो लोग, या फिर तमाम उत्तराखंड से आपको देख रहे हैं, तो वहाँ आप उन बच्चों को किस तरीके से कहोगे कि आप अगर परीक्षावाणी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे पढ़नी चाहिए, या फिर अजय रावत किस तरीके से पढ़नी चाहिए? परीक्षावाणी पढ़ने का भी मतलब सबका अलग अलग तरीका। मेरा एक तरीका होता है, जैसे शुरू में आया था तो मैं एक हफ्ते में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट रहता, तो कोई लिख के नोट्स बनाता उसके, तो मेरा वही रहता था, मैं एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था जी, रिटर्न नोट्स, मैं उसको रिविजन करता था हफ्ते में जी। तो GS के लिए आपने कहाँ से वो पढ़ी है? GS के लिए मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही यूट्यूब से अलग अलग चैनल से। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं शुरू में रेलवे सेंटर की, तो रीजनिंग मेरे वहीं से क्लियर थी। तो अभी आप कभी सोचते हैं कि अफसोस होता है कि सेंटर की एग्जाम की तैयारी नहीं करी, क्योंकि सेंटर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास? नहीं, ऐसा कभी अफसोस नहीं। अब यहाँ पे हो गया तो इतना अफसोस होता नहीं है। अफसोस नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि सेंटर में CGL एग्जाम होता है, तो भविष्य में सोच रहे हैं कभी कि CGL की तरफ जाया जाए? क्योंकि अभी वहाँ से तो काफ़ी इस फील्ड में आ गए, वहाँ पर अगर मैथ्स का है जो मेरी बहुत वीक है, जिस कारण मैं वहाँ पे नहीं गया। फिर भी आपने बायो के स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत अच्छी पढ़ाई आपने करी। तो पढ़ाई के दौरान अपने समय को, आप जो आपने बताया कि टाइम टेबल होता था आपका, तो मैनेज कैसे करते थे? कि लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी या घर पे ही पढ़ते थे आप? ग्रुप C के लिए मैंने, जब मैं यहाँ पे 21 में आया तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा टाइम बच जाता, क्योंकि मैं PG में रहता था जी, तो इसलिए मेरा काफ़ी टाइम बचता था, मुझे पूरा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए जी। तो अभी आपके माँ बाप जो हैं वो पौड़ी में रहते हैं या आपके साथ ही? मम्मी पापा तो वही गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। जब मम्मी पापा को आपने अपना रिजल्ट बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश थे। माँ बाप खुश होते हैं जी। तो माँ बाप खुश तो होते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपके आस पड़ोस, आपके छोटे भाई बहन अब आपको देख के बहुत कुछ सीखेंगे, है ना? होता है कि परिवार में कोई एक सदस्य हमारा अच्छी पोस्ट पे चला जाए तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके जो रिश्तेदार हैं, अक्सर होता है ना रिश्तेदारों में हीन भावनाएं देखने को मिलती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपकी शुरुआत में? तो ये था कि सब ये चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, मतलब कोई कोर्स करूं मेडिकल फील्ड में। रिश्तेदार भी यही कहते थे कि ग्रुप C में यहाँ पे बहुत मुश्किल है, 3-4 साल लग जाते हैं, कोर्ट में रिजल्ट चले जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। उनका यही था कि मैं कोई कोर्स कर लूँ, इससे अच्छा वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। देखें ना, आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैंने बायो ली है तो मैं नर्सिंग कर लेता हूँ या डॉक्टरी कर लेता हूँ? कुछ मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जब शुरुआत से मैंने यही सोचा था, मेरा 12th हुआ था तो मैंने यही राज्य सेवा में आने का सोच लिया था। तो 12th में जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप किस तरह के स्टूडेंट रहे थे? मैं मतलब एवरेज रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ना तेज ना कम, मतलब एवरेज रहा हूँ। मतलब आप भी सामान्य बच्चों की सामान्य रहा हूँ। तो जब आप एवरेज स्टूडेंट रहे तो तैयारी में जब आप आए तो क्या माइंडसेट लेकर आए? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं ना, एवरेज बच्चा लापरवाह बहुत होता है। क्योंकि सबसे पहले तैयारी में ये है कि आपके लिए आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिना डेडिकेशन के आप तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग होना चाहिए जी। ये चीज़ें बहुत आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और दोस्ती यारी जो आपकी रही, उनका कितना रोल रहा? मतलब होता है कि हम आसपास में लोग अच्छे चाहिए होते हैं, दोस्ती यारी का भी बहुत। अगर आपको अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, तो हमारे ये रहता था, हम डिस्कशन कम से कम डेली 1-2 घंटा डिस्कशन को दे देते, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती थी डिस्कशन में। जैसा कि आपने बताया कि आपने जैसे सेल्फ स्टडी करी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे दूर दराज गाँव में कोचिंग लेना संभव नहीं हो पाता है, सेल्फ स्टडी से ही वो तैयारी करेंगे, तो यूट्यूब से वो कैसे पढ़े? क्योंकि हम देखते हैं ना, ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। ऑप्शंस बहुत, इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ता है कि कौन सा चैनल बेहतर रहेगा मतलब तैयारी के लिए। तो मैं एक बिहार की टीचर है, उनका वो PCS है, तो उनका एक चैनल है, मैं उनसे
उनसे ही मैंने बेसिकली मैंने पूरा सिलेबस कवर करा। जी जी, आप पता रहना चाहिए ना आपको कि आपको कहाँ से क्या पढ़नी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 4-5 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो हम देखते हैं अक्सर कि लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे जानने वाले हैं जो लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, तो वो अब रुक चुके हैं वहाँ पर। तो आपका क्या प्लान है पटवारी बनने के बाद? अभी मेरा टारगेट ARO टारगेट अभी मेरा। अच्छा, ARO उत्तराखंड में जो होने वाली है। तो जब यहाँ पर भर्तियाँ ऐसे चलती हैं, आपने देखा है कि अमूमन जैसा आपने बताया उत्तराखंड में कभी भी आप कोई नया बच्चा है, एक माइंड सेट होता है उसका कि यार मुझे इतने टाइम में जॉब करनी है, क्योंकि प्रेशर घर से बहुत रहता है। तो आप किस तरीके से तैयार रहे? मतलब जैसे आपको ये भी पता था कि उत्तराखंड में कोई भी जॉब है, जैसे आपने बताया 2019 के बाद से आप तैयारी कर रहे हैं, आज 23 हो गया, लगभग 4 साल आपको हो गए। जो चीज़ आपको संभवतः पिछले साल मिल जानी चाहिए थी वो अभी भी नहीं मिली है। तो ये दौरान ये टाइम कैसे कोई स्टूडेंट अगर आ रहा हो तो कैसे मोटिवेट रखे खुद को? मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहले तो जो हमें मोटिवेट करता है वो हमारी फैमिली कंडीशन होती है जी। उसके अनुसार हम अपने आप को मोटिवेट रखते थे। बहुत से लोग जैसे पहाड़ों से आते हैं, कंडीशन फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती जी। तो वही लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मतलब फैमिली जो उनकी कंडीशन होती है वहाँ से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जी जी, जैसा कि आपने बताया ना डेडिकेशन, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा। सबसे मेन बात है डेडिकेशन। अगर आप उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो तो आप मतलब वो कर नहीं सकते। सीरियस होना बहुत ज़रूरी है जी किसी भी एग्जाम के लिए। जब जैसे मैंने बताया कि मेरा उस समय वीडियो में हुआ था, तो वीडियो का उस समय चल रही थी, जैसे अफवाहें चल रही थी कि धांधली हुई है, तो उस टाइम पे फिर मेरा कनिसाई भी निकल गया। तो उस टाइम पे इतना था नहीं कि पेपर कैंसिल होगा, रद्द होगा, नहीं होगा। तो फिर मैंने उसके कारण मैंने कनिसाई में टाइपिंग भी नहीं दी जी, जिसका मुझे फिर बाद में मुझे पछतावा हुआ। अच्छा, हाँ, मतलब आपने टाइपिंग नहीं दी थी जी। फिर जब मैंने कनिसाई की टाइपिंग नहीं तो फिर उसके कुछ महीने बाद वीडियो भी कैंसिल हो गया। जब वीडियो कैंसिल होने का पता लगा तो फिर मैं थोड़े टाइम पे डिप्रेशन में चला गया था। जब मैंने कनिसाई की टाइपिंग छोड़ी तो मैं उस समय उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। फिर पटवारी के फॉर्म उस टाइम पे आ गए, तो फिर मेरे दोस्तों का साथ मिला, वो मेरे को समझाते रहते थे कि अपनी तैयारी जारी रखो। फिर मैं पटवारी की तैयारी में लग गया था जी। मतलब जब वीडियो आपने कैंसिल हो गया ये सुना और पटवारी कनिसाई की आपने टाइपिंग नहीं दी, तो उस दौरान आपने खुद को कैसे संभाला? उस दौरान मुझे सबसे मेन जो बात रही, दोस्तों का साथ मिला, क्योंकि सब मेरे दोस्त जिनके साथ में रहते थे उनका उस टाइम पे कोई एग्जाम निकला नहीं था, तो वो सब पढ़ते रहते थे। मुझे भी लगता था कि मैं भी उनके साथ अपना पढ़ने लग जाता था जी। दरअसल आपने देखा बहुत से लोग कमेंट करते हैं वीडियो में कि आपने तो 5 एग्जाम निकाले, यहाँ डीवी मत कराना, वहाँ डीवी मत कराना। तो पंकज राणा जैसा कि अपने बारे में बता रहे हैं, इन्होंने क्या करा, जब इनका लास्ट टाइम वीडियो का एग्जाम निकला तो उसके बाद कनिसाई का जब टाइपिंग आई तो उन्होंने नहीं दी। इन्होंने सोचा कि अगर मैं टाइपिंग नहीं दूंगा तो शायद किसी कनिसाई में किसी और का नाम आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में सिलेक्टेड हूँ। बाद में जब वीडियो कैंसिल हुआ तो इनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब ये खुद जैसा कि ये बता रहे हैं कि डिमोटिवेट हो गए थे। तो ऐसा ही होता है अक्सर उत्तराखंड में, किसी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो कैंसिल हो जाए, कब वो उसका वो हो जाए। तो जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप बच्चे की कंडीशन को भी समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा वहां जाना चाहता है, बट वो अपना जो एक सिक्योर अपने जॉब को करना चाहता है कि जो पहले आएगी मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि अगली जॉबों का हमें पता नहीं रहता कैसा रहेगा। तो पंकज भाई, जब फिर आपने जब पटवारी की तैयारी करी तो पटवारी की तैयारी के दौरान होता होगा ना, दिमाग में एक चीज चलती होगी कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो कैसे मन लगता था पढ़ाई में? मन तो फिर ये था कि फिर ऑप्शन कुछ था नहीं, तो मन तो फिर लगाना पड़ा, मन लगाना पड़ा। दोस्तों के साथ मतलब काफ़ी हेल्प मिली, हम डिस्कशन करते थे दोस्तों के साथ, तो उसका काफ़ी फायदा मिलता है जी। तो ये पंकज भाई हमारे साथ, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं ये अपील आपसे करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पंकज भाई, आपको देखने के बाद शायद मेरा ये मानना है, जितनी वीडियो हम लाते हैं यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत से कुछ आपके सवाल जवाब भी होंगे। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अगले हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम कोशिश करेंगे कि जो अगला टॉपर हमारे साथ बैठा होगा हम उससे वही सवाल पूछे। पंकज भाई, एक बात और, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए आपका मैसेज कि कोई नया स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो तो उनका आप क्या कहना चाहोगे? जब भी आप तैयारी में आते हो, आपके अंदर डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन से साथ आप हार्ड वर्किंग और आपके अंदर पेशेंट, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एग्जाम निकालने में। तैयारी में कम से कम नॉर्मली ग्रुप सी की तैयारी मान के चलो, कम से कम 1 से 1.5 साल नॉर्मल समय है, 1 से 1.5 साल। तो इससे पहले तो कोई सोच के आता कि 6 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा मतलब नहीं होता एक्चुअली। 1 से 1.5 साल लग जाता है जी। तो 1 से 1.5 साल लग जाता है, मतलब कोई भी नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसके अंदर डेडिकेशन जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हम लोग आपकी नए टॉपरों से मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले शो में।